Hello everyone, welcome to my channel INTNET Commerce Classes. Today I will discuss marketing models. आज हम मार्केटिंग के मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने मार्केटिंग का कुछ टॉपिक डिस्कस किया था, इसमें इसको ही कंटिन्यू करेंगे आगे। कहता है कि मार्केटिंग के मॉडल्स क्या होते हैं। पहला मॉडल पढ़ेंगे हम ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, जिसे कि हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी कहते हैं, बूस्टन बॉक्स भी कहते हैं, BCG मैट्रिक्स भी कहते हैं, बूस्टन मैट्रिक्स, बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस, पोर्टफोलियो डायग्राम भी कहते हैं। ये हमें हेंडरसन ने दिया था, ठीक है जी, और 1970 में दिया था। टू हेल्प द कॉरपोरेट टू एनालिसिस द बिजनेस को हेल्प करने के लिए, उस चीज़ को बिजनेस के बारे में जानने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, इस सब चीज़ के लिए मॉडल ये दिया गया था। ये मॉडल कुछ इस तरह होता है। इसमें हम इस डायग्राम को लेते हैं, एक तरफ हम मार्केट ग्रोथ रेट लेते हैं और दूसरी तरफ मार्केट शेयर लेते हैं, ठीक है जी। और फिर क्या होता है कि एक जैसे हमने कोई बिज़नेस शुरू किया तो वो आता है क्वेश्चन मार्क में। हमें नहीं पता होता कि हमारा जो बिज़नेस है वो हमारा ग्रो करेगा या हाई जाएगा, लो जाएगा, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। फिर वो बिज़नेस जब शुरू हो जाता है तो वो स्टार की तरफ जाता है। अगर वो ग्रो करने लगता है तो वो स्टार की तरफ जाएगा, मतलब हमारा जो मार्केट शेयर है ना वो भी हाई होगा और जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो भी हाई होगा, स्टार की तरफ जाएगा। तो और धीरे धीरे फिर वो क्या आने लगेगा, स्टार से बाद वो किस में आता है, कैश काउ में आता है। कैश काउ का मतलब क्या होता है कि वो कि क्वेश्चन मार्क से इसमें आया और फिर इससे इसमें आया, मतलब वो हमें मार्केट ग्रोथ रेट तो हमारी हाई है, मार्केट जो शेयर है वो तो हाई है, बट जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लगती है, स्टार के मुकाबले में वो कम होने लगती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब ये डॉग क्यों आया। डॉग का मतलब है कि बिज़नेस का बेकार हो जाना, कोई प्रॉफिट लेस बिजनेस है, उसमें कोई भी ग्रोथ रेट नहीं है, मतलब इसमें हमारे दोनों चीज़ लो होते हैं, मतलब मार्केट शेयर भी हमारा कुछ नहीं है, ग्रोथ रेट भी कुछ नहीं है, ठीक है जी। हो सकता है कोई बिज़नेस जो है वो ऐसे घूम कर आई, पहले वो स्टार बना, फिर वो कैश काउ बना और फिर वो डॉग बना, है जी। और फिर हो सकता है कोई बिज़नेस हमने शुरू किया स्टार्टिंग में ही और स्टार्टिंग में वो डॉग बन गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जैसे कि कोई बिज़नेस ने ग्रो ही नहीं किया या फिर उसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं आई या उसने लॉसेस हो गए तो उसके कारण वो सीधा डॉग में भी आ सकता है। इस तरह ही हमने ये पढ़ा मॉडल। इसके बाद हम पढ़ते हैं BCG एडवांटेज मैट्रिक्स, जो है ये कब दिया गया था, 1981 में दिया गया था, ठीक है जी। और इसमें क्या है, इसमें दो एस्पेक्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। पहला है साइज ऑफ द एडवांटेज एंड नंबर ऑफ अप्रोच टू अचीविंग द एडवांटेज। कहता है कि साइज ऑफ द एडवांटेज एज ए कंपनी एबिलिटी टू गेन द इकोनॉमिक ऑफ स्केल। कंपनी की एबिलिटी है कि वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल पर काम कर पाती है या नहीं कर पाती। दो टॉपिक होते हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एक होता है इकोनॉमिक ऑफ स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि एक ही हम मतलब स्कोप का मतलब है नंबर ऑफ प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो स्केल का मतलब होता है एक ही प्रोडक्ट को हम बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और ये मॉडल किसने दिया था, ये लॉरिस ने दिया था। कहता है कि नंबर ऑफ अप्रोच टू अचीविंग द एडवांटेज, और कितनी अप्रोच, दिस इज द कंपनी एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर। कहता है कि एक जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे वाले कॉम्पिटिटर से किस तरह डिफ्रेंशिएट करती है कि उसकी जो सेल है वो ज़्यादा हो पाए। इस दो एस्पेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है जी। ये मॉडल कुछ इस तरह होता है, ठीक है। पहला है, इसमें हम एक तरफ लेते हैं नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ डिफरेंशिएट अपॉर्चुनिटी, किस तरह हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है। और दूसरी तरफ हम लेते हैं साइज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि हमारे जो मार्केट शेयर है वो कितना है हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें हम इस तरह आता है, इधर आता है जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में आता है फ्यू और लार्ज, और स्पेशलाइज जो होता है उसमें मैनी और लार्ज। स्पेशलाइज जो है वो बेस्ट है इसमें, मतलब उसमें दोनों में मैनी है, मतलब लार्ज है और मैनी है। हमारा जो साइज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो भी ज़्यादा है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी डिफ्रेंशिएट है। कहता है कि नंबर ऑफ डिफ्रेंशिएट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास ज़्यादा हैं स्पेशलाइजेशन में। फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो उसमें साइज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो ज़्यादा है, मतलब हम जो है हमारा शेयर तो ज़्यादा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बट जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो कम डिफ्रेंशिएट है दूसरे वाले कॉम्पिटिटर से,
फिर आता है स्टेलमेटेड। स्टेलमेटेड परेड जो होता है उसमें दोनों फ्यू आते हैं, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं होता इसका। उसके बाद है फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड में क्या आता है कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब हमारी जो डिफरेंशिएट अपॉर्चुनिटी है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे कॉम्पिटिटर से अलग तो है, बट जो है हमारे पास साइज ऑफ कॉम्पिटिशन है वो कम है, साइज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम है। इस चीज़ के बारे में ये मॉडल था, ठीक है जी। इसमें वॉल्यूम आता है, स्टेलमेटेड आता है, फ्रेगमेंट आता है, स्पेशलाइजेशन आता है। जो हमारा वॉल्यूम होता है उसमें लार्ज और फ्यू होते हैं, जो स्टेलमेटेड होता है उसमें फ्यू होते हैं, सॉरी। फिर और जो स्पेशलाइज होता है उसमें लार्ज होते हैं। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि BCG एडवांटेज मैट्रिक्स में कौन दो एस्पेक्ट है जिसको लिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जैसे कि साइज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड नंबर ऑफ डिफरेंशिएट अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि फ्रेगमेंट में क्या कंडीशन थी। फ्रेगमेंट में क्या कंडीशन है कि इसमें जो डिफरेंशिएट तो हमारा है प्रोडक्ट, बट हमारा जो साइज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम है, ठीक है जी। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे इसको पढ़ते हैं। कहता है कि वॉल्यूम इंडस्ट्री, जो हमारा वॉल्यूम इंडस्ट्री होती है उसमें लार्ज साइज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमारा जो साइज़ है कंपटीशन का वो हमारा मतलब बहुत ज़्यादा है, हमारा जो मार्केट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले। एंड बट हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, बट ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है। जैसे कि कोको कोला और पेप्सी, टेस्ट मोस्टली सेम होता है, बट जो पेप्सी है वो थोड़ी डाउन चली गई है और कोक जो है वो ज़्यादा डेवलप कर रही है, ठीक है। उसका पास साइज अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले मार्केट साइज़ तो ज़्यादा है बट डिफरेंशिएट कम है, ये इसका एग्जांपल था। उसके बाद है स्टेटमेटेड जो इंडस्ट्री है, स्टेटमेटेड जो इंडस्ट्री होती है उसमें कहता है कि फ्यू नंबर ऑफ डिफरेंशिएट अपॉर्चुनिटी, जो उसका प्रोडक्ट है ना वो बहुत कम डिफरेंशिएट है और स्मॉल साइज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और उसका जो साइज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी कम है। ये इस तरह था। उसके बाद है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। इसमें कहता है कि मैनी नंबर ऑफ डिफरेंशिएट अपॉर्चुनिटीज़, कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट है हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले, बट स्मॉल साइज ऑफ कॉम्पिटिटिव, हमारा जो मार्केट साइज़ है वो हमारा कम है फ्रेगमेंट में। जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन बनता है और या फिर कोई इंजीनियर बनता है, दोनों अलग अलग काम हैं, मतलब डिफरेंशिएट तो हैं बट स्मॉल साइज ऑफ कंपटीशन, इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं किया जा सकता। बिजनेसमैन अलग है और कंपनी में जॉब करने वाला इंजीनियर के बीच में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं आप, तो इसीलिए ये फ्रेगमेंटेड में आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेशलाइज, दोनों ही में ही हाई था। कहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट भी है, डिफरेंशिएट अपॉर्चुनिटी भी है, बट और लार्ज साइज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। जैसे कि ब्रांडेड फूड्स, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा, इसके कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम पढ़ते हैं JEMC कैंसी मैट्रिक्स, जो 1970 में दिया गया था, ठीक है जी। इसमें दो एस्पेक्ट थे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला है कि फैक्टर दैट इफेक्ट द मार्केट अट्रैक्टिवनेस, वो फैक्टर जो मार्केट को की अट्रैक्टिवनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मार्केट का साइज़ क्या है, एक्सपेक्टेड मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, तभी तो ज़्यादा, अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा कॉम्पिटिटर आएंगे। कहता है कि मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्राइसिंग ट्रेंड क्या है, कंपटीशन लेवल क्या है, एबिलिटी डिफरेंशिएट क्या है, डिमांड वेरिएबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ जो ये हैं ये हमारी जो मार्केट की अट्रैक्टिवनेस है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। उसके बाद और इसमें एक एस्पेक्ट और था कि बिजनेस की स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि JEMC कैंसी जो मैट्रिक्स है उसमें दो कौन से एस्पेक्ट थे। पहला है, कौन सा है पहला वाला, कि हमारी जो मार्केट की अट्रैक्टिवनेस है, और दूसरा क्या है, बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। अब ये फैक्टर कौन कौन से हैं जो मार्केट की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। तो कहता है कि टोटल मार्केट शेयर, हमारे टोटल मार्केट का जो शेयर है वो इफेक्ट कर सकता है कि मार्केट का कितना शेयर है, कस्टमर की लॉयल्टी क्या है, मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है जी। और कहता है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर के मुकाबले में हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड ब्रांड स्ट्रेंथ, ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, मार्केट शेयर ग्रोथ रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर से हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, ब्रांड की हम इमेज क्या है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है हमारी, ठीक है जी। और सेल पोजीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट में हमारी सेल पोजीशन कैसी है। कहता है कि इसमें ना 3 कंडीशन होती हैं। जो JEMC कैंसी मैट्रिक्स था इसमें 3 कंडीशन थी। पहला है कि इफ़ द कंपनी इन द मोस्ट अट्रैक्टिव बिजनेस, अगर कोई कंपनी मोस्ट अट्रैक्टिव बिजनेस लाइन में है तो कंपनी हैज़ द बेस्ट स्ट्रेंथ, तो कंपनी की बेस्ट स्ट्रेंथ है फॉर द
एक्सीलेंसिंग इन द इंडस्ट्री, मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होगी, अच्छी होगी। और बिजनेस इज़ द रेटेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन ऑफ द कंपनी फ्रॉम अदर कंपनी, दूसरी कंपनी से का जो बिजनेस है हमारा अच्छा होगा, और वो अगर वो बिजनेस अट्रैक्टिव लाइन में है तो, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी होगी। उसके बाद है दूसरी कंडीशन, इसके अपोजिट है, अगर जो बिज़नेस है ना हमारा बिलो है द लीस्ट अट्रैक्टिव लाइन से, जो हमारी अट्रैक्टिव लाइन है लीस्ट वाली, सबसे नीचे वाली, उससे भी नीचे है, तो क्या होगा, जो कंपनी की स्ट्रेंथ होगी वो भी वेरी पुअर होगी, कम होगी। बिजनेस इज़ द रेटेड एज द लीस्ट सिग्निफिकेंस, और उसको बहुत ही कम सिग्निफिकेंस मतलब प्रॉफिट वगैरह मिलेंगे। उसके बाद है इन दोनों के बीच की कंडीशन, एक रास्ता तो ये है कि वो पुअर है, बहुत डल है, एक वाली ये है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, अट्रैक्टिवनेस लाइन में आती है, तो एक जाता है इन दोनों के बीच में की लाइन जाती है, ठीक है जी। और उसमें जैसे थर्ड लाइन में भी होल्ड फ्रॉम द प्रॉमिस एज ए कॉम्प्रोमाइज़, कि वो नाइदर इस तरह बीच में से बिजनेस जो है अपना बीच वाला बिजनेस भी चला सकती है, कंडीशन उसकी ये भी हो सकती है। उस तरह ये कुछ इस तरह होता है, कहता है कि जो इधर हम लेते हैं इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, और इधर हम लेते हैं बिजनेस स्ट्रेंथ लेते हैं। कहता है कि जो बिजनेस जैसे कि ये हाई है, इधर मीडियम है, जो ये रेड वाला एरिया है इसमें आता है इन्वेस्टमेंट, एक ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज आती हैं, ठीक है जी। और जो मीडियम वाला है, जैसे जो हमारा ये मीडियम वाला कौन सा है, स्काई ब्लू है, जो ये मीडियम वाला है, तो इसमें सिलेक्टिविटी या अर्निंग आती है। सिलेक्टिविटी का मतलब है कि वो उस बिज़नेस में वो रह भी सकती है, और अब जब कुछ पॉसिबल नहीं दिखे उसे कि प्रॉफिट के कोई भी चांसेस नहीं है या फिर बिज़नेस डूबने वाला है, तो उसको वो निकाल भी सकती है। और अर्निंग का मतलब है कि वो कुछ ऐसी तरीके भी ढूंढ सकती है जिससे उससे ज़्यादा अर्निंग हो, ठीक है जी। ये मिड वाले पॉइंट में आते हैं। उसके बाद है हार्वेस्टिंग और डाई इन्वेस्टमेंट। कहते हैं कि डाई इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे उसको लॉसेस में चल रही है, ये येलो वाला एरिया है, लॉसेस में चल रही है, तो वो क्या करेगी, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लेगी, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह होता है। और जो हमारा ये रेड वाला एरिया है ये ग्रोइंग है और इन्वेस्टमेंट है। इसमें याद रखना है कि कौन कौन से दो एस्पेक्ट थे, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ, और ये वाला है इन्वेस्टमेंट, ग्रोइंग, हार्वेस्ट, डाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। डाइवेस्टमेंट और इन सेलेक्टिविटी और अर्निंग, इन सब के मीनिंग याद रखने हैं। और क्या रखना है, और इसमें हाई होता है, मीडियम होता है और लो होता है। और एक कौन सा मॉडल था ये, JEMC केएनसी मैट्रिक्स था, ठीक है जी। इस तरह होता है। उसके बाद है इसमें कुछ और कंडीशन है, अगर कोई बिजनेस की लो की कैटेगरी में आती है, उसका सारा कुछ लो है, अट्रैक्टिवनेस भी, बिजनेस स्ट्रेंथ भी लो है, तो वो क्या कर सकती है, डाइवेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है जी। और अगर वो मीडियम कैटेगरी में आती है, तो मतलब अगर वो लो कैटेगरी में आती है तो इस तरह अफोर्ड कर सकती है कि वो मीडियम कैटेगरी में आए, कुछ अफोर्ड कर सकती है, कुछ चेंज कर सकती है, ठीक है। और अगर वो हाई कैटेगरी में आती है तो वो एक इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं, वो एक ग्रोथ फॉर्म है, उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो भी ज़्यादा होगी, और उसकी जो क्या कहते हैं उसे बिजनेस स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कुछ इस तरह मॉडल था। उसके बाद हम पढ़ते हैं एनसॉफ मैट्रिक्स 1957। इसके जो ईयर हैं वो भी कई बार पूछे जाते हैं, उनको ईयर को भी याद रखना है। इसका कौन सा है, 1957, ठीक है जी, 1957। और इस वाले का कौन सा था, इस वाले का है 1970। और जो हमने पहला पढ़ा था BCG एडवांटेज, उसका क्या था 1980-81। और जो उससे पहला वाला क्या पढ़ा था उसका है 1970, ठीक है जी, इसका है 1970। ये स्टार वाला है जो था। इस तरह इसमें ये भी याद रखने हैं, ईयर वाइज भी कई बार वो मैचिंग में हमें ईयर पूछ लेता है, इस तरह से पूछा जाता है। एक इसको डिस्कस करते हैं। एनसॉफ मैट्रिक्स 1957 कैसा है कि जो ये मॉडल था ना, ये हेल्प करता था हमारे सीनियर्स को, मार्केटर्स को एडवाइस करता था स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने के लिए फ्यूचर में, ठीक है जी। और इसमें हमने दो चीज़ों को लिया जाता है, एक तो होता है प्रोडक्ट, एक होता है मार्केट। जब हमने कहा इसने ये बोलता है इसमें 4 एस्पेक्ट होते हैं, कहता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है तो इसके मीनिंग से समझ आता है कि प्रोडक्ट का डेवलप क्या करेगा, कि एक न्यू प्रोडक्ट लेके आएगा, ठीक है, कि एक नया प्रोडक्ट लेके आया वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। फिर आता है कि मार्केट डेवलपमेंट, अगर मार्केट उसने डेवलप की तो क्या हुआ कि उसने एक नई मार्केट खोज ली, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक नई मार्केट खोज ली। फिर आता है प्रोडक्ट
पेनिट्रेशंस, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन का मतलब है कि वो करंट प्रोडक्ट को करंट मार्केट में ही सेल कर रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ उसने चेंज नहीं किया। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कहता है कि उसने नई मार्केट भी खोजी ली हो सकती है, ठीक है। इसमें दोनों न्यू आते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन में करंट आते हैं, और जो मार्केट डेवलपमेंट है उसमें केवल मार्केट न्यू आई, और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट था उसमें क्या आया, केवल प्रोडक्ट न्यू आया। बट जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसमें दोनों न्यू आते हैं, कि उसने मार्केट भी नई खोजी और प्रोडक्ट भी नया खोजा। हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा रिलेटेड हो, और हो सकता है कि जो प्रोडक्ट है वो जो हमारा मौजूदा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ना हो, उसी मार्केट में भी सेल कर सकता है। दूसरी मार्केट हो सकता है उससे रिलेटेड मार्केट नहीं खोजी हो सकता है उससे नई रिलेटेड नहीं भी खोजी हो। जैसे हम शूज़ की, अब हम सेल कर रहे हैं शूज़, मतलब जूते की जो फैक्ट्री है, कंपनी है, वो जूते बनाती है और अपनी जो मार्केट है उसमें सेल करती है। हो सकता है कि उसने जूते से रिलेटेड ही दूसरी मार्केट खोजी हो, अरे हो सकता है कि उसने जूते से रिलेटेड नहीं, उसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया हो, उससे अलग जूते से ना रिलेटेड मार्केट खोजी हो। मतलब हो सकता है कि वो रिलेटेड भी हो और नहीं भी हो, कहने का मतलब यही है, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह मॉडल्स थे मार्केटिंग के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सब याद करने हैं, अच्छी तरह इनको पढ़ना है मोस्टली। और इसमें ना मोस्टली पूछा जाता क्या है कि आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी, बताओ कि ये किसका मीनिंग है, या फिर इसमें ये कौन से मॉडल के अंदर आता है, ठीक है जी। और इसमें पूछे जा सकते हैं कि एस्पेक्ट क्या क्या थे, इसमें प्रोडक्ट और इसमें मार्केट ली जाती है, इसका ईयर कौन सा है, इस तरह इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो। सेव योर सेल्फ फ्रॉम द कोविड, मास्क लगा कर रखें और डिस्टेंस बना कर रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and do like the video. Thank you so much.